नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम उत्तरी भारत के विशाल मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। हिमालय पर्वत के दक्षिण में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और भी इनकी जो सहायक नदियां हैं उनकी निक्षेपण की क्रिया के द्वारा इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इसे हम उत्तरी भारत का विशाल मैदान कहते हैं। इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। और इस मैदान की गंगा और सिंधु नदियों का जो मुहाना है उसके बीच में पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। और रावी और सतलुज के किनारे गंगा के डेल्टा तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। आसाम में ये काफ़ी संकरा है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है पश्चिम की ओर ये चौड़ा होता चला जाता है और राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उसके पास में इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है। और इलाहाबाद के आसपास भी इसकी चौड़ाई थोड़ी कम हो जाती है। इसका क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। लाखों वर्षों में इसका निर्माण हुआ है, नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया उससे। और इसमें मिट्टी की बहुत ही मोटी परत है। हालांकि ये मोटाई जो है वो हर जगह पे एक जैसी नहीं है। ये समतल मैदान है। इसकी समुद्र से औसत ऊंचाई 200 मीटर है। और ये जो अंबाला और सहारनपुर के बीच का जो एरिया है इस जगह पे यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा है, 291 मीटर है। और ये जो हाइट वाला एरिया है यही इस मैदान के लिए जल विभाजक का काम करता है। इसके जो पूर्व में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और इसके पश्चिम में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो अरब सागर में जाती हैं। तो ये जल विभाजक का काम करता है, ये हाइट वाला एरिया। जो उत्तर का विशाल मैदान है ये समतल और सपाट है, लेकिन इस मैदान का जो ढलान है वो काफ़ी कम है। इसके पूर्व की ओर हम जैसे जाते हैं ये ढाल कम होता जाता है और ये इसे सपाट और उच्चावच रहित मैदान ही माना जाता है। लेकिन इस मैदान की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, विविधताएं हैं जिनका भी विशिष्ट महत्व है। मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर इसको हम कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। उस डिवाइडेशन को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये भाबर, तराई, बांगर, खादर, रे, भूर, डेल्टा ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाबर प्रदेश को। ये हिमालय श्रेणी में जो शिवालिक श्रेणी है उसके जस्ट बाद में, जिसे हम गिरिपद भी बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। ये सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इस प्रदेश का विस्तार है। संकड़ी पट्टी है 8 से 16 किलोमीटर तक की और इसमें भारी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी ये सब जमा हो जाते हैं जो नदियों के द्वारा लाए जाते हैं, जिससे पारगम्य चट्टानें बन जाती हैं। और यहाँ से इस भूभाग में जो छोटी छोटी नदियाँ आती हैं हिमालय से वो तो गायब भी हो जाती हैं। कारण क्या है कि यहाँ मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं तो वो पानी जो है वो अंदर से होकर के प्रवाहित होता है और खेती के लिए भी ये भाबर प्रदेश जो है ये ज़्यादा बेटर नहीं है। इसके बाद में जस्ट बाद में आता है तराई प्रदेश। ये वो प्रदेश है जहाँ पे भाबर में जो नदियाँ लुप्त हुई थी वो फिर से दिखाई देने लग जाती हैं, भूतल पे आ जाती हैं। ये 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। ये दलदली सा भाग होता है। यहाँ पे नदियों द्वारा निक्षेपित जो जलोढ़ के कण हैं वो छोटे होते हैं जबकि भाबर में बड़े बड़े होते हैं। तो इसकी रचना जो है वो बारीक कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी से होती है और ज़्यादा दलदल और अधिक नमी के कारण यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं। कई प्रकार के वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। अब इसे इन वनों को साफ करके इस प्रदेश को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। इसके बाद में आता है बांगर प्रदेश।
जो बांगर प्रदेश है ये थोड़ा सा हाइट वाला एरिया होता है, ऊंचाई होती है इसकी। किसकी बजाय जो बाढ़ वाला प्रदेश होता है, बाढ़ वाला जो जोन होता है उसकी बजाय ये थोड़ा हाइट वाला एरिया होता है और यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता हाइट होने के कारण। ये एक और प्रदेश इसकी हम साथ में चर्चा कर लेते हैं, ये खादर प्रदेश है। खादर और बांगर में मेजर कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ इतना ही अंतर है कि ये थोड़ी हाइट में ज़्यादा है तो यहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँचता है, और खादर प्रदेश वो है जहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है। और हर साल यहाँ पे बाढ़ के द्वारा नई मिट्टी बिछा दी जाती है और नवीन जलोढ़ यहाँ पे जमा होती है। खेती के लिए ये बहुत ही उपजाऊ भूभाग है और भूमिगत जल भी यहाँ पे अच्छे से पाया जाता है, उत्तम संग्राहक हम इसे कह सकते हैं भूमिगत जल का। तो ये मेन 4 भाग हैं मैदान के, भाबर, तराई, बांगर और खादर। इसके अलावा रेह प्रदेश भी होता है, जहाँ रेह प्रदेश किसे कहेंगे हम, पूछा जाता है एग्जाम्स में, इम्पोर्टेंट है कि जो बांगर प्रदेश है जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, उन भागों में ज़्यादा सिंचाई जब करते हैं तो ज़्यादा सिंचाई की वजह से वहाँ पे देखिए पानी की ज़्यादा मात्रा होती है तो वो ज़मीन के अंदर जाता है और फिर कैपिलरी जो रिएक्शन होती है, केशिका क्रिया जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा वो अंदर के जो मिनरल्स होते हैं उस पानी में घुल के वो फिर वापस ज़मीन पे आ जाते हैं और ज़मीन के ऊपर मिट्टी पे एक सफ़ेद सफ़ेद परत सी जम जाती है, जिसे हम रेह या कल्लर कहते हैं। गंगानगर वाले एरिया में, हनुमानगढ़ गंगानगर में ये समस्या देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी ये मेजर समस्या बनती जा रही है। अब एक और इसी से संबंधित है भूड़। उसमें जो बांगर प्रदेश है उसके कुछ भूभाग ऐसे हैं जहाँ पे अपक्षय बहुत ज़्यादा हो गया, ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है वो नष्ट हो गई और कंकरीली भूमि वहाँ पे मिलती है, जिसे भूड़ कहा जाता है। तो ये थे इसका विशाल जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसका वर्गीकरण, इसकी विभिन्न विशेषताओं और ढलान के आधार। अब इसका एक और वर्गीकरण किया जाता है, प्रादेशिक वर्गीकरण जिसे इससे पहले हम ये देखेंगे कि एक और प्रदेश है इसमें, इसका ही भूभाग जैसे डेल्टाई प्रदेश जिसे हम कहते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं उनका जो मुहाना है वहाँ पे, जहाँ पे सागर में मिलती हैं, वहाँ पे इन्होंने बड़े डेल्टा का निर्माण किया है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और ये एक तरीके से खादर भूमि का ही विस्तार होता है। अब हम देखते हैं प्रादेशिक प्रारूप देख लेते हैं। तो इसमें राजस्थान का मैदान ये यहाँ पे है और पंजाब हरियाणा का मैदान और फिर गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान, और फिर 4th है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इनका अपन अलग अलग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान का मैदान। ये राजस्थान के पश्चिमी भागों में है, अरावली से लेकर के और फिर उधर पाकिस्तान तक। 2 भागों में बांटते हैं इसे, मरुस्थली और राजस्थानी बांगर प्रदेश। मरुस्थली भूभाग है वो मारवाड़ के जो मैदान है उसी का पार्ट है और बालू अधिक है, यहाँ पे बालू का स्तूप खूब पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे हमें धरातल पे नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानें देखने को मिलती हैं। शुष्क मरुस्थली भूभाग है जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो जहाँ पे सिंचाई उपलब्ध है वहाँ पे गेहूँ, ज्वार, बाजरा ये खेती की जाती है। छोटी मोटी जैसलमेर में झीलें भी देखने को मिलती हैं लेकिन वो ज़्यादातर सूखी रहती हैं। सेकंड पार्ट है इसका राजस्थान बांगर। ये राजस्थान का जो मैदान है उसका उत्तरी और पूर्वी जो भाग है ये वाला, वो ये पार्ट है उत्तरी और पूर्वी भाग, ये राजस्थान का बांगर कहलाता है। और इसमें जो वर्षा है वार्षिक वो 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। यहाँ की प्रमुख नदी है लूणी नदी और ये मौसमी नदी है जो कच्छ के रण की ओर बहती है। कहीं कहीं छोटी मोटी पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, टीले बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे, कहीं कहीं पे यहाँ पे उपजाऊ भूमि भी मिलती है। नेक्स्ट है इसमें पंजाब हरियाणा का मैदान। ये
इसका विस्तार जो है वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में है। और सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये जो 5 नदियां हैं इसके द्वारा मैदान का निर्माण हुआ है। ये दोआब से बना हुआ मैदान है। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का जो भूभाग होता है उसे दोआब कहते हैं। तो 5 दोआब हैं इसमें। व्यास और सतलज के बीच का बिस्त जालंधर दोआब जिसे कहा जाता है, व्यास और रावी नदी के बीच का बारी दोआब, रावी चिनाब के बीच का रेचना दोआब, चिनाब और झेलम के बीच का चाज दोआब और झेलम और चिनाब और सिंधु के बीच का सिंध सागर दोआब। ज़्यादातर कुछ भाग इसका पाकिस्तान में चला गया था विभाजन से। और अब यहाँ पे ये सतलज, व्यास और रावी नदियों के जो मैदानी भूभाग है वही अपने पास बचे हुए हैं। सतलज नदी का दक्षिण की ओर का भूभाग है उसे मालवा का मैदान भी कहा जाता है। शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उनके साथ जो लगता हुआ मैदान है, ये वाला शिवालिक की पहाड़ियों के साथ में लगता हुआ, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये यहाँ पे इधर ऊपर पंजाब हरियाणा का जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहाँ पे छोटी छोटी नदियों ने बड़ी मात्रा में अपर्दन किया है और यहाँ बड़े बड़े खड्ड मिलते हैं। इन खड्डों को चो कहा जाता है। चो ध्यान में रखिएगा, वैसे मैं PDF शेयर करूँगी तो उससे आप याद कर सकते हैं। घाघरा और यमुना नदियों के बीच का जो मैदानी भाग है वो हरियाणा में आता है। घाघरा मौसमी नदी है और प्राचीन समय में ये बहुत बड़ी नदी थी, इसे सरस्वती कहा जाता था। नेक्स्ट है गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।